अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये बेरहम पहिया तहरीक इंसाफ के लिए बिजली की रफ्तार से घूम रहा है। कल तक मुखालिफिन की विकटें गिराने पर तालियां पीटने वालों के अपने खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौट रहे हैं। कल तक मुखालिफ सियासी जमातों की सफों में नकब लगाने वालों की अपनी सियासी जमात में तोड़ फोड़ उरूज पर पहुंच चुकी है। मकाफात अमल की चक्की में पिसी तहरीक इंसाफ के लिए आसमान से गिरा खजूर में अटका की मिसाल दें या हम रश की आसमान थे अभी कल की बात कहें, कुछ भी कह लें, वो हवाएं जो कल तक तहरीक इंसाफ के दर को चूम के आती थीं, आज उन हवाओं का रुख उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब है। हालिया चंद हफ्तों में तहरीक इंसाफ का मिडल ऑर्डर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह तू चल में आया कि मानित ऐसा लड़खड़ाया है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ के फ्रंट रनर्स उस्मान सदाकत अली अब्बासी के बाद आज फरूख हबीब भी पवेलियन लौट गए। दो रास्ते हैं, आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। इस रास्ते में जिस वजह से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रख सकता हूँ। ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। वो फरूख हबीब जो कल तक कप्तान की शान में जमीन और आसमान एक किया करते थे, आज उनकी तोपों का रुख अपने ही कप्तान की जानिब दिखाई दिया। पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीजों को लेकर चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। जो कुछ आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है, यही सब कुछ 2018 में बल्कि 2017 से मामला शुरू हो गया था कि हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ चलना शुरू हो गया था। आज बदला सिर्फ ये है कि शख्सियात बदल गई हैं, किरदार बदल गए हैं, सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर दिखाई दे रही है। कल वो तोड़ फोड़ जो तहरीक इंसाफ की सियासी मुखालिफिन की सफ़ों में थी, आज खुद तहरीक इंसाफ को उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ शिकस्त और रिखत का शिकार है और उसके कायद बिहाइंड द बार्स हैं, तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच रहे हैं और बकौल मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में इतने लोग आएंगे कि ग्रेटर इकबाल पार्क छोटा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब इसको रिलेट कीजिए वो तहरीक इंसाफ के 11 अक्टूबर के जलसे के साथ जो मीनार पाकिस्तान के साय तले होता है और उसके बाद तहरीक इंसाफ की आबियारी इस अंदाज में की जाती है और उन पनीरियों में इसको उगाया जाता है कि जो कामयाबी की ज़मानत होती है। अब लेकिन नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापसी से कबल बहुत से मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार भी हैं, उन पर डील के जरिए मुल्क वापस आने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी मसाइल अपनी जगह बदस्तूर बरकरार हैं। मियाँ साहब के लिए पैरा मरहला हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल है, जिससे बहुत से मसाइल आड़े आने का अंदेशा है और अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अदालत से रुजू नहीं किया गया। जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के वकला 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीज़िया फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं ताकि साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी की राह में हायल रुकावटें दूर की जा सकें। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खम ठोक कर मैदान में आ गई है, नून लीग भी इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक DGFIA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इंट्रोडक्शन में जाहिर है नून लीग भी शामिल है, कल तक साबिक DGFIA थे, आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। ये फैसला कि आपने सियासत में कदम रखना है और एट दिस पॉइंट इन टाइम रखना है और फिर मियाँ नवाज शरीफ जो अब आपके कायद है उनका इस्तकबाल भी करना है, यह आपका अपना फैसला था? और अगर ये फैसला अपना था तो ये फैसला आपने कब किया बशीर मेमन साहब? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मेरा सलाम। अल्लाह ताला आप सुनने वालों को और आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और खुश रखे, हर किस्म के शर से महफूज रखे। मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। DGFIA मैं था, लेकिन मैं रहनुमा मुस्लिम लीग नहीं हूँ। मैं कारकुन हूँ मुस्लिम लीग नवाज का, मैं कारकुन हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और मैंने वैसे ही आंखें बंद करके उनकी जमात में शमूलियत का वैसा फैसला नहीं किया। ना मुझे कोई उससे वो कानून में या आइन में इस तरह की कोई बात नहीं है कि मैं किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। 1 2
उन्होंने मुझे कन्वीनियर लगाया, मेरे ज्वाइन करने के बाद कन्वीनियर लगाया, जो अभी लॉजिस्टिकली हम लोग जा रहे हैं सिंध से काफिले लेकर के, उसका मुझे कन्वीनर लगाया। और मेरे साथ अपनी हमारी जो टीम है, ज़ाहिर है वो मेरे सीनियर्स हैं, वो भी मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के गाइडेंस पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के बोलने पे चल रहा हूँ, मैं उन्हीं के मशवरे के साथ चल रहा हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है हमंगस टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, तो हम अपनी टीम को बढ़ा भी रहे हैं, टीम को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें दूसरे लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उसमें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये करेक्शन कि मैं रहनुमा नहीं। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आप कारकुन हैं, आज आप नवाज शरीफ के सिपाही हैं, कल आप DGFIA थे, फिर साबिक DGFIA थे। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है बशीर मेमन साहब, एंड आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर। ये जो कुछ हुआ है, मतलब आप इससे पहले चेयरमैन PTI के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, बहुत सारी बातें थी, एक बयानिया तो बन रहा था, तो क्या आपको नून लीग में शमूलियत आपकी बतौर एजाजिया हुई है? क्यों लोग जानना चाहते हैं, तासुर ये है कि क्या आपकी खिदमात के सिले में आपको नून लीग में शामिल किया गया? मैं आपको थोड़ा सा एक रेहान साहब एक मैं आपको अर्ज करूंगा। आप एक जर्नलिस्ट है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, मुझे बताइए मुस्लिम लीग नवाज के कितने कारकुन होंगे? कोई 2 करोड़ तो होंगे ना, 2.5 करोड़। मैं उनमें से एक हूं। मेरे जाने से उनको क्या फर्क पड़ता है? मेरे जाने से हाँ 2 करोड़ एक हो गया, या 2 करोड़ 50 लाख एक हो गया, दैट्स ऑल। उनको तो ये फर्क पड़ता है, और मैं उनका कारकुन हूँ, उन्होंने मुझे एक काम दिया है, मैं उसको काम को ऐसे तरीके से करने की कोशिश करूँगा कि अपने कायद के और अपने जो कारकुन हैं, जो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ इसको, उसको मैं करने की कोशिश करूँगा। ये सियासत में कदम रखने का फैसला आपने कब कर लिया था? When did you decide to join PMLN? सियासत, हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा भाई सियासत में है, वो इलेक्शन भी लड़ता है। मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, वो इलेक्शन भी लड़ती है। मेरा बहनोई है, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैदराबाद रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। इस वक्त भी वो टनोजाम का नाजिम है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मेरे चचा भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। तो आई कम फ्रॉम नॉट दैट का ओनली पॉलिटिकल फैमिली, कारोबारी लोग हैं हम, ज़मींदार लोग हैं, लेकिन हम जो है पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। मेरे भाई ने 2018 का इलेक्शन लड़ा था, 35,000 वोट लिए थे उसने 2018 के इलेक्शंस में, वो जैसे भी थे उस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो मेरा सियासत में आना कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं इसलिए जान रहा हूँ ना सर कि आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि बशीर मेमन साहब की मुखासमत चेयरमैन PTI से या साबिक वज़ीर आज़म से इसी वजह से थी कि वो आपकी रग़बत मुस्लिम लीग नून की तरफ या नवाज शरीफ साहब की तरफ से। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मेरी जो नौकरी शुरू हुई थी एज ASP 1986 में, मैंने CSS करके इम्तहान पास करके मैंने अल्लाह के करम से, माँ की दुआओं से मैंने नौकरी हासिल की थी और अपनी मेहनत से। दूसरा, मेरे प्रमोशंस बिल्कुल टाइमली हुए। उसमें कभी पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर भी रहा, फिर नून लीग का दौर भी रहा। मैं 9 ज़िलों में SP रहा हूँ सिंध में, 9 डिस्ट्रिक्ट्स, और मुख्तलिफ अदवार में रहा हूँ। मेरी जो वर्किंग है वो आप किसी से भी पूछ लें, 9 ज़िलों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। उस ज़माने में मेरी बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी फैमिली की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ थी, लेकिन मैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के दौरे हुकूमत में भी SP था डिस्ट्रिक्ट में,
मैं PMLN के दौर में भी जब लियाकत जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैं एसपी था डिस्ट्रिक्ट में। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तब भी मैं एसपी था डिस्ट्रिक्ट में। पीपल्स पार्टी जब आई थी नई इक़्तिदार में, DIG था मैं सक्खर में। फिर मैं DIG उन्हीं के दौर में DIG सक्खर लगा ट्रांसफ़र होकर, DIG हैदराबाद लगा उनके दौर में ट्रांसफ़र होकर के। ये एक पोस्टिंग थी। अच्छा, वो भी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं 2.5 साल DGFI रहा हूँ, 1 साल नून लीग की हुकूमत में रहा, 1.5 साल मैं PTI की हुकूमत में रहा हूँ। अगर मैं इतना ही बुरा उनको लगता था तो वो मुझे हटा सकते थे। कोई रोक रहा था, कोई उनको रोक रहा था, वो हटा देते मुझे। 1.5 साल में रहा हूँ PTI के दौर में, PTI के दौर हुकूमत में 1.5 साल रहा हूँ रिहान। But ultimately then you had to go back ना। 1.5 साल। मेमन साहब then you had to go back। आप ही के बकौल जब चेयरमैन PTI ने आपसे कुछ फरमाइशें की, उसके बाद then you had to go back। आपने वो नहीं किया जो उस वक्त आपको करने का कहा जा रहा था। बेटा मैं एक बात कर रहा हूँ जी, वो एज प्राइम मिनिस्टर देखने में कुछ और है, अब लोगों को पता नहीं लग गया कि तकरीरें वो कुछ और करता कुछ और है। अच्छा, तो जितना आज उसके उनकी लिए पार्टी के साथ ढिंढोरा जो कुछ हो पीटा रहा था। है, आज जो कुछ हो रहा है मेमन साहब, आज देखिए बेटा। आज ही फरूख हबीब ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है, IPP ज्वाइन कर ली है। उससे पहले उस्मान डार और फिर सदाकत अब्बासी के इंटरव्यूज़ भी आपने सुने। ये हालिया हैं, चंद चीज़ें हैं। ये कोई शिकस्त रेख्त किसी पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रही। 2018 में यही नून लीग का हाल था, जो हाल आज 2023 में तहरीक इंसाफ का है। इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ रास्ते में 9 मई पड़ गया। इज़ इट जस्टिफाइड मेमन साहब? सवाल बड़ा सादा सा है। बेटा बिल्कुल आपका सादा सवाल है और मेरा भी बिल्कुल सादा जवाब है, इसलिए कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। आप ज़रा ये देख लें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पंजाब में उस वक्त कौन सी थी। ये थोड़ा सा देख लें कि किसके MPAs ज़्यादा थे उस वक्त खड़े हुए जो जीते थे, और फिर कौन से आज़ाद MPAs जहाज़ों में भर के किसके जहाज़ों में आए और वो आज़ाद खड़े हुए थे, आज़ाद जीते थे। और वो आई एग्री विद दैट सर, बाद आई में एग्री उन्होंने ना, आई एग्री। उस वक्त नून लीग के सफ़ों के अंदर नकब लगाया गया, तोड़फोड़ वहां हो रही थी। आज देखिए फिर अक्सरियत किसकी ज्यादा थी? तो आज तहरीक इंसाफ की सफ़ों में नकब लगाया गया, तोड़फोड़ इस तरफ हो रही है। बेटा मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो तो जीत के आए थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो उस वक्त भी नून लीग। मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, लेकिन अभी मैं पढ़ता हूँ तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन आज़ाद सारे के सारे चले गए उधर जहाज़ों में भर भर के। जहांगीर तरीन साहब लाए थे, जहांगीर तरीन साहब से आज भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे। अलीम खान साहब आपको आज भी बता देंगे। इंतहाई बाइज़्ज़त लोग हैं, इंतहाई अच्छे लोग हैं। आप दोनों से पूछ लीजिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, दूसरे बिल्डर भी है और एक चैनल भी है उनका। आप उनसे पूछ लीजिए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना मेमन साहब, यही तो पूछ रहा हूँ कि आज उस वक्त जो हवाओं का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ था, आज नून लीग की तरफ है। इससे तो ये तासुर मजबूत होता है भाई, इसलिए कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि फ़रूख हबीब साहब, उस्मान डार साहब और हमारे अब्बासी साहब, उनको बाद में रीथिंकिंग भी तो होती है इंसान की। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया। हमारी पार्टी ने, जिस पार्टी में हम बैठे हैं, उस पार्टी ने शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की है, अपने कोर कमांडर हाउस को जलाया है, अपने जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे अच्छा चले फिर मुझे फिर एक और सादा से सवाल का जवाब देना। इन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है, बकौल आपके किया है, मतलब ये इनके स्टेटमेंट्स भी पड़े हुए हैं। फिर क्या वजह है कि फ़रूख हबीब हो, उस्मान डार हो या सदाकत अब्बासी हो, वो टीवी इंटरव्यू देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं तो उसके बाद तो वो कोई मिलिट्री ट्रायल या कोई कोर्ट या कोई जेल नहीं है, वो तो घरों को चले जाते हैं। फिर क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
और फिर जान खलासी? बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। नहीं सर, आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ मैं वेरी समझता हूं सिंपल एंड कैंडिड कानूनन- मैनर विमल साहब। ये मेरा No, बड़ा no, सादा सा no, सवाल है no, सर, no, ये no, इसमें no, कोई no, कॉम्प्लेक्सिटी no, no. नहीं है। Had I been part of that investigation team, तो मैं आपको जवाब दे पाता, मैं आपको उस वक्त जवाब दे पाता। ज़रूर इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनको इंटरोगेट किया होगा, ज़रूर उनका रोल देखा होगा, उसके बाद उन्होंने कोई फ़ैसला किया होगा। मुझे अपने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ पे, जो हमारे इदारे हैं, उनके ऊपर पूरा पूरा एतमाद है कि वो इस तरह की चीज़ को, बिल्कुल मैं एक बात कर रहा हूँ, पुलिस को मैं ये कहता हूँ कि पुलिस ने ज़रूर देखा होगा कि इनका रोल क्या था। देखें, आप जिसको पकड़ते हैं या जिसको आप जेल में डालते हैं, उसका रोल देखा जाता है। इट इज़ द इंटेंशन, इट इज़ द इंटेंशन। खान साहब ने, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने एक माहौल बनाया कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर बगावत फैलानी है, बगावत फैलानी है, बगावत फैलानी है। आप समझ रहे हैं क्या होता? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये तो उसकी जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हुई। हम किसके साथ खड़े हैं? आज हम जो सवालात कर रहे हैं, जो लोग सच आकर के बोल रहे हैं, जिनको कम से कम अब एहसास होने लगा कि हमने गलत किया, हम उनसे सवाल करते हैं जब, तो मैं समझता हूँ ये हम उनके साथ भी ज्यादती करते, अपने साथ भी ज्यादती करते। Isn't it a black check, sir? उनके साथ क्या ज्यादती होती बकरी है? चोर भी जब आके माफी मांग लेता है या उसको एहसास हो जाता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। फिर उसका क्या कसूर होता है कि वो जेल नहीं, भुगतता मैं है, ये आप नहीं कह आईपी भी रहा रहे। हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं यही नहीं कह रहा। इन्वेस्टिगेशन टीम की भी वही जज्बात होंगे जो मेरे और आपके जज्बात हैं। शोधा के साथ हमारी पाकिस्तान की ही इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं, पुलिस वाले वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, उनके भी वही जज्बात होंगे जो मेरे और आपके हैं। आपके नहीं है जज्बात? आपको नहीं नफरत हुई होगी जिस बंदे ने हमारे शहीद कर्नल मैं यही तो कह रहा हूँ शेर खान कि फिर ये ब्लैक चेक क्यों है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लैक चेक दे दिया आपने, इजी वे दे दिया, सेफ पैसेज दे दिया आपने कि आइए आईपीपी तैयार है आपके लिए। उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, ये तो हम दूर से बैठे हुए कह रहे हैं ना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास ज़रूर उनका स्टेटमेंट होगा, ज़रूर उन्होंने एवेल्युएट किया होगा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ज़रूर उनका रोल डिटरमिन किया होगा कि नहीं इनका कसूर। अच्छा मेमन साहब, अब आपके कायद वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, खबर तो यही है, आएंगे तो गिरफ्तारी का खदशा तो मौजूद है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको लगता है गिरफ्तार हो जाएंगे? मुझे देखें, वहाँ पर कानूनी टीम जो है वो वकला का बहुत अच्छा पैनल हमारे मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है, जिन्होंने ज़रूर कोई न कोई कानूनी कोई न कोई रास्ता दिया होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन हूँ वो हमेशा से रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। उन्होंने 9 महीने ही किया, 9 महीने नहीं किया। वो अपने इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी को कंट्रोवर्शियल में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की। और मैं आपको एक अर्ज़ करूं, इस मरतबा के जो बयान है हमारे कायद का, बयान क्या है? अमन से खुशहाली तक, पाक सर ज़मीन तक। मैं अपने मामलात को अल्लाह पे छोड़ता हूँ। पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालना नहीं, है। मुझे सिर्फ ये बता दें सर, कानूनी तौर पे आप बेहतर समझते हैं कि वो शख्स जो अदालत से एब्सकॉन्डर हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, क्या वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा तो इजीली, या जैसे कहा जा रहा है बजरिया हेलीकॉप्टर मीनारे पाकिस्तान तक पहुंचा दिया जाएगा? ये इतना आसान काम है? एक एब्सकॉन्डर हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, आसानी से कर सकता है? मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मुझे पता नहीं है। ज़रूर कानूनी टीम ने कोई न कोई कानूनी मशवरा दिया होगा। मेरा कायद तो वो है कि खुद लंदन में बैठा था और उसको यहाँ से कन्विक्शन का पता लगा।
अपनी बीमार बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के अपनी बेटी के साथ आकर के उसने गिरफ्तारी दी। वो जेल से नहीं डरता, ना जेल से डरता है, ना वो ना उसकी बेटी। अपनी बेटी को साथ ले आया और दोनों ने जाकर के जेल काटी। तो जेल से डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। को प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, जाहिर है, या कोई ट्रांजिट बेल होगी, उसके लिए जाहिर अब तो चंद रोज बाकी रह गए, लेकिन अभी तक जिस लीगल टीम का हवाला आप दे रहे हैं उसने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, तो आपको मशवरा देंगे ऐसे मौके पे लीगल टीम के लिए कोई एनी पीस ऑफ एडवाइस? नहीं, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, आई एम इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपर्ट। यस, इन्वेस्टिगेशन में मैं अपने आप को, इन्वेस्टिगेशन और जो पुलिसिंग है, जो प्रिवेंशन है, उसमें मैं अपने आप को, लेकिन जो लीगल है वो तो दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट फील्ड। उसके लिए पुलिस में और एफआईए में अलग से ब्रांचेस होती हैं, जो कि ज़ाहिर है हमारे लीगल एडवाइजर्स होते हैं। हम कभी कभार बहुत बड़ा केस हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो लीगल एडवाइजर्स भी हम वो ये करते होते हैं, हायर करते होते हैं। मतलब हायर नहीं करते, हम उनको मिन्नत करके अपने साथ, वो जो जिस तरह हमने किया था JIT में। मुझे लास्टली सिर्फ ये बता दें सर, चंद रोज रह गए हैं, कल या परसों अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो क्विक रिलीफ मिल जाएगा, यानी उसी मौके पे ही इंटरिम बेल मिल जाए? इज इट पॉसिबल? देखिए ये तो लीगल एक्सपर्ट का काम है, लीगल वो आपको बता सकता है। और जज साहब है, जाहिर है हमारी अदलिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है। मैंने भी तो अपनी बेल करवाई थी ना। इमरान खान साहब ने मुझ पर भी तो 4 केस बनाए थे ना, तो मैंने भी अपनी बेल्स करवाई थी। मैं भी यहाँ से गया था तो प्रोटेक्टिव बेल करवा के गया था ताकि रास्ते में न पकड़ लें। अच्छा, और वो बिल्कुल उनका इरादा था कि मुझे भी जेल में डाल दें। अदालत ने आपको इश्तिहारी करार दिया हुआ था बाद में लेकिन मुझे भी तो बेल मिली थी ना। नहीं, आप इश्तिहारी नहीं थे, मुझे तो नहीं मफरूर थे मिली थी ना। ना ही आपको स्टैम्प पेपर देके गए हुए थे। नहीं, मुझे देखे ना, ये ज़्यादा बारीक बीनियों का मुझे अंदाज़ा नहीं है। ठीक, ये तो किसी लीगल एक्सपर्ट या कोई आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बशीर मेमन साहब, साबिक डीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी खबर आ रही है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के माबैन भी एक मुलाकात तो होने जा रही है, जिसमें मुमकिन तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जाएगी। अभी तक नून लीग भी गुमगू का शिकार है, लीगल टीम पता नहीं क्या कर रही है। 21 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले इस हवाले से रुजू करेंगे तो क्या वो रिक्वायर्ड रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक अच्छी खबर जो सादा पाकिस्तानियों के लिए वो है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई है। तो ब्रेक के बाद वापस आता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बदौलत माशी तलातुम में बढ़ती महंगाई को कुछ ब्रेकें लगती दिखाई दे रही हैं। 16 रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमोबेश 48 रुपए की कमी इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत में अंदाजों से भी ज्यादा 40 रुपए की कमी करके आवाम को हैरान कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 283 रुपए से मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी वाक़ई हुई और नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ये कमी करते हुए इस काबिल थी कि उसे अपने मुनाफे में किसी भी किस्म की कमी नहीं करना पड़ी, बल्कि डीलर मार्जिन में भी कुछ इजाफा करके पेट्रोलियम डीलर्स को भी खुश कर दिया है। इसके अलावा आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में मुतवक्के कमी 36 से 38 रुपए का मजीद अंदाज़ा लगाया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने इसके बरक्स 2 रुपए ज़्यादा कमी की है। हुकूमत इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर 82 रुपए और डीजल पर 73 रुपए टैक्स वसूल कर रही है। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स सिफर है। ताब हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर 60 रुपए और डीजल हाई ऑक्टेन पर 95 रुपए जो है लीटर पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में वसूल कर रहे हैं। और मौजूदा टैक्सेस की शरह की बुनियाद पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 36 से 38 रुपए कम हो सकती थी, क्योंकि तेल की आलमी कीमतें $99 फी बैरल से 12% कम होकर $87 पर आ गई हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कितनी फीसद बेहतरी आई है, ये भी एक हौसला अफजा बात है। मशरिक़ वस्ता में पेट्रोल की कीमत में $11.4 फी बैरल की कमी हुई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया मौजूदा खरीदारी के वक्त 292 रुपए से कम होकर सितंबर के आखिर में 280 रुपए पर आ गया है। यह 12 रुपए से जायद का इजाफा है। मौजूदा कमी अभी सितंबर में की गई डील्स के नतीजे में मुमकिन हुई है। इसके बाद आलमी तौर पर मजीद कमी भी वाक़ई हुई, जिससे उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में भी ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी और सितंबर के आखिर तक पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ की जानिब से दरामदी कार्गोज को महफूज बनाने के लिए अदा किया जाने वाला पेट्रोल पर जो प्रीमियम है वो $15 से मामूली बढ़कर $16.7 फी बैरल तक चला गया है। इन तमाम अनासर में तब्दीली को देखा जाए तो एक्स रिफाइनरी पेट्रोल की कीमत तकरीबन 38 रुपये फी लीटर कम हो सकती थी और हुकूमत एक्स डिपो कीमत अगले 15 रोज यानी 16 ता 31 अक्टूबर के लिए तकरीबन 286 रुपये फी लीटर कम कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने यह कीमत मजीद 2 रुपये कम की है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को कुछ रिलीफ तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद आवाम को जो हकीकी रिलीफ मिलना चाहिए वो ना तो 1 अक्टूबर को कीमतों में कमी से मिला और ना ही अब मिलने का इम्कान है। निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और इसके बाद सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया जाए तो मालूम पड़ता है कि 2 बार पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद ये इन दोनों शोबों में आवाम को कोई सहूलत नहीं मिली है। इसके बरक्स जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो इन शोबों से मुंसलिक कीमतें फ़ौरन बढ़ा देते थे और 1 अगस्त को गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने से कबल पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा किया था, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफे के साथ 273 रुपये 40 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई थी। तो फौरी तौर पर 2 अगस्त को ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 300 से 500 तक इजाफा किया था। इसी तरह एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ था। 15 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 17.5 और 20 रुपये का इजाफा हुआ तो किरायों में 10 से 15% इजाफा किया गया। 1 सितंबर पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे इजाफा किया गया था, तो तब भी फिर से किरायों में 20% इजाफा देखा गया था। पीआईए और निजी एयरलाइंस ने भी किराए बढ़ा दिए थे। पीआईए, फ्लाई जना, एयर ब्लू, सरीन और एयर सियाल ने एजेंट्स को नया किरायानामा देते हुए किरायों की मद में भारी भरकम इजाफा किया था। उस वक्त ही पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा किया था और पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ने 10% किरायों में इजाफा कर दिया था। 15 सितंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया था, जिसके बाद नई कीमतें फरोख्त अब 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हुई थी और इससे अगले ही दिन यानी 16 सितंबर को 15 से 20% तक किराए बढ़ा दिए गए थे। लेकिन इसके बरक्स 1 अक्टूबर को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 8 रुपये और डीजल की कीमत में 11 रुपये कमी की थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने कोई कमी नहीं की थी। उल्टा अगले दिन एलपीजी की फी किलो कीमत में 21 रुपये और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपये का इजाफा कर दिया गया। 1 अगस्त को पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर एलपीजी फी किलो कीमत 83 पैसे का इजाफा देखा गया और 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो एलपीजी की कीमत में 10 रुपये फी किलो का इजाफा हो गया। 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपये 97 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 460 रुपये महंगा हो गया था और इसके बरक्स 1 अक्टूबर को जब पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये कमी हुई तो एलपीजी की कीमतें कम होने की बजाय मजीद बढ़ा दी गई थी। यानी अब देखना यह है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है और कोर इन्फ्लेशन है इसमें कितनी कमी वाक़ई होती है। बज़ाहिर तो कोर इन्फ्लेशन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से कोई कमी वाक़ई होती दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अलबत्ता हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत यानी जिसका ताल्लुक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से है वो थोड़ी बहुत नीचे आने का इम्कान है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज यानी पाइड की तरफ से एक चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में सरकारी मुलाजमीन को दी जाने वाली पेंशन्स, मराआत और अखराजात से मुताल्लिक क्या आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान के हर सरकारी इदारे पर नजर दौड़ाए तो मालूम होता है कि कोई भी एक इदारा ऐसा नहीं है जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सबब बन रहा हो। हर इदारा कई सौ अरब का न सिर्फ मकरूज है बल्कि सालाना बुनियादों पर भी कई सौ अरब मुलाजमीन की तनख्वाहों, अफसरान की अय्याशियों पर खर्च करके कौमी खजाने को तकरीबन नाकारा बना चुका है। कोशिशें तो बहुत की गई लेकिन हर साल ये खसारा और नुकसान नाकाबिल तलाफी हद तक ज़्यादा होता जा रहा है। तुरफा तमाशा ये है कि नुकसानात को कम करने की बजाय हमारी हुकूमत और अफसरान शाही अखराजात में बेपनाह इजाफे का सबब बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी PID की 5 रुकनी टीम ने एक मुताला किया है और एक तहकीक सामने आई है जिसके जो नताइज अखज़ किए गए हैं वो नाकाबिल यकीन है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत अपने 10,92,000 मुलाजमीन को तनख्वाहों, पेंशन्स और मुख्तलिफ इक़साम की मराआत में 80 खरब रुपए सालाना की रकम अदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया सबसे ज़्यादा खुसूसी मराहत हासिल कर रही है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज साबिका DMG उसको खुसूसी मराहत हासिल हैं।
सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी भर की लागत के उन्वान से किए गए मुताले में बताया गया है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को अदा की जाने वाली रकम 3 खरब के, जबकि पेंशन की मद में 1.5 खरब अदा किए जा रहे हैं। अलावाजी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हुकूमती कंपनीज के मुलाजमीन और दीगर तंजीमों को अदा की जाने वाली रकम तकरीबन 2.5 खरब है। इसी तरह अफवाज को तनख्वाहों की मद में अदा की जाने वाली रकम 1 खरब के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक 1983 के बुनियादी तनख्वाह के लिए बेसिक पे स्केल को कई मरतबा नजरसानी के मराहिल से गुजरना पड़ा, बल्कि साल 2022 में इसमें 12 तरमीम भी की गई। अफसोस के दौरे हाजिर के कवायद को मद्देनजर रखते हुए तरमीम नहीं की जा सकी जो मार्केट में ज़रूरियात और अवामी शोबे के ऐन मुताबिक हो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और बरात पर किए गए मुताले से ये बात सामने आई है कि तसव्वुर के बरक्स सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों का एडवांटेज हासिल नहीं। दरअसल वो कई दीगर फ़वाइद हासिल कर रहे हैं जो उनकी तनख्वाह की रसीद में ज़ाहिरी नहीं होते। ग्रेड 20 और 22 के अफसरान की जानिब से सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल उनकी लागत बुनियादी तनख्वाह से 1 गुना से ज़्यादा है, जबकि मेडिकल अलाउंसेस के बिल्स इसके अलावा हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन की बरात और दीगर अलाउंसेस को शामिल किया जाए तो इस तासुर की नफ़ी होती है कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें कम होती हैं। अदलिया के मुलाजमीन सबसे ज़्यादा बरात वसूल करते हैं। इसी तरह सेक्रेटेरिएट और दीगर वजारतों का स्टाफ भी अपनी तनख्वाह से 150% ज़्यादा अलाउंसेस की मद में लेता है। पाकिस्तान में गैर पैदावारी सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। माशी चैलेंजेस में मुसलसल इजाफे का बाइस है। सियासतदान ये जानते हुए कि मुलाजमीन को अपने पसंदीदा शोबों में तैनात करके फ़ख्र महसूस करते हैं कि टैक्स दहिंदगान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है और वही इसकी कीमत अदा करेंगे। गलत तरीके से मुलाजमीन की भर्ती की लागत, माली नुकसानात और मवाक़े की लागत दोनों एतबार से नुमाया तौर पर ज़्यादा हो सकती हैं। इन सियासी भर्तियों के माशी नुकसानात और मवाक़े की कीमत अहम होगी। इन सियासी भर्तियों के माशी नुकसानात और मवाक़े की कीमत फौरी तौर पर मुलाजमत के मवाक़े पैदा करना एक मस्बत साबित हो सकता है। ताहम ये इंतहाई अहम है कि कलील मुद्दती फ़वाइद और पायदार मालियाती पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन भी बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकॉनमीज़ जो एक सरकारी इदारा है, ये सरकारी आदाद शुमार हैं जो चश्मकुशा भी हैं। देखना ये है कि एक तरफ तो एक मरात याफ्ता तबका है सरकारी मुलाजमीन के अंदर भी और एक महरूम तबका है, और उन तबकात के अंदर जिसको जो पेंशन्स, तनख्वाहों और मरात की मद में जा रहा है वहाँ पर कहाँ कट्स लग सकते हैं और कैसे जो गवर्नमेंट की किटी है यानी सरकारी ख़जाना है उसको महफूज बनाया जा सकता है, ये देखना ज़रूरी होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।